हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो रांची के द्वारा जो मॉडल पेपर प्रस्तुत की गई है उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे इनका सब्जेक्टिव जो है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर ये देखा जाए तो जो वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए जो मॉडल सेट प्रस्तुत की गई है उसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। ये विषय भूगोल का रहेगा और जैसे कि आप लोग 12 के हैं तो ये 12 का ही विषय है। समय 1.5 घंटे का रहता है और पूर्णांक इसमें कितना है, जो 35 नंबर्स का है इसमें रहेगा। इसका कुछ सामान्य जो निर्देश दिया गया है उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें कुल प्रश्न कितने हैं, 35 है। कुल प्रश्न कितना है, 35 है। सभी प्रश्नों के लिए उत्तर अनिवार्य है, जितने भी प्रश्न हैं 35 के 35 का ही उत्तर देना होगा हम लोग को। साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक मिलेगा, एक सही तो 1 नंबर। उसके बाद बोल रहे 4 विकल्प दिए जाएंगे और सभी विकल्प और 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प को चयन करना है। 4 विकल्प रहेगा, उसमें से जो सही रहेगा उसको हम लोग को चयन करना है। और इसमें और एक चीज़ में देखना है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप गलत आंसर भी दे रहे हैं तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो ये इसका निर्देश है कि जो हम लोग MCQ या फिर जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव है उसको जो सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ सामान्य निर्देश है। आगे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो जो मानव भूगोल है, हम लोग का मानव भूगोल के संदर्भ में जो बुक है उसमें जो मानव भूगोल के बारे में कहा गया है कि उसके बारे में ये जो है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का है, मानव भूगोल उससे संबंधित है। तो ये किसने कहा? तो इसके बारे में अगर हम लोग NCERT बुक में देखें तो एक कुमारी सैंपल का है। किसका है? B नंबर इसका आंसर होगा, कुमारी सैंपल का। मानव भूगोल के बारे में और भी अगर देखा जाए तो रेडजेल ने कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, जो NCERT में भी है। तो रेडजेल ने क्या कहते हैं? रेडजेल मानव भूगोल के संदर्भ में कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला का होगा B। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसको जब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा ना तो सबसे पहले इसको देखिए, क्षेत्र नहीं है बोल रहे हैं तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल नहीं, इसका विरल होता है इस टाइप से, अगर मान के चलिए एक क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पे कोई इस टाइप से जनसंख्या होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे विरल। लेकिन इस विरल का उल्टा क्या होता है? जैसे कि हम लोग को पता है सघन होता है विरल का उल्टा। तो इसमें क्या होगा, बहुत छोटे छोटे कंजेस्टेड टाइप से लोग रहेंगे, तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सघन क्षेत्र बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसका क्या है, सघन क्षेत्र हम लोग को ये करना है ना। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, हम लोग को सघन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो सघन क्षेत्र कहाँ पे होगा? आटाकामा डिजार्ट है, तो डिजार्ट में मरुस्थल में लोग उतना रहेंगे नहीं। ध्रुवीय प्रदेश, वहाँ पे बर्फ से ढका होगा तो वहाँ पे भी उतना लोग हैं नहीं। भूमध्य सागर प्रदेश में लोग हैं, आटाकामा और ध्रुवीय प्रदेश की तुलना में ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन दक्षिण पूर्व जो एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया में लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सघन कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व एशिया। तो आंसर क्या होगा? C होगा। समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए हैं तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। इंग्लिश में देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। पुश और पुल, पुश धक्का देना और पुल खींचना, वही होता है ना। तो बोल रहा है ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो अगर हम लोग प्रवास जो चैप्टर पढ़े हैं, प्रवास माइग्रेशन,
माइग्रेशन वाला जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें माइग्रेशन के लिए क्या क्या फैक्टर ज़रूरत होता है, पुश और पुल। तो इसका देखना है कि 3 का पुश और पुल मतलब माइग्रेशन कौन सा ऑप्शन में है। तो 3 का देखिए, प्रवास के लिए फॉर माइग्रेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा ना, प्रवास के लिए है। तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं फिर। चौथा क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। सबसे कम लिंगानुपात, इसका मतलब है कि सबसे जो कम लिंगानुपात हो रहा है तो इसमें हम लोग का होगा लात्विया में। कहाँ पे होगा, लात्विया में। आंसर होगा ए। आगे चलते हैं। लिंगानुपात का मतलब होता है पुरुष और महिला, किसी देश या किसी क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं का जो संख्या होगा। कहीं कहीं इसको मतलब कहीं पुरुषों के प्रति 1000 महिलाएं की जाती है और कहीं कहीं महिलाएं प्रति पुरुष 1000 होती है, मतलब ये 1000 से तुलना की जाती है। अगर 1000 पुरुष है तो वहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, और अगर 1000 महिलाएं हैं तो वहाँ पे कितनी 1000 महिलाएं हैं तो उसके कंपेयर में कितने पुरुष उस क्षेत्र में है। तो इसको ही मतलब लिंगानुपात कहा जाता है। तो कहाँ पे, लात्विया होगा। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो जो मानव विकास की जो अवधारणा है, अगर आप लोग बुक पढ़ रहे होंगे तो मानव विकास जो एक चैप्टर है उसमें है कि जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे। तो पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल को मानव विकास की अवधारणा का मतलब श्रेय जाता है कि इन्होंने इस अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को लाया था। कौन, डॉक्टर महबूब उल हक। लेकिन अगर और देखा जाए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और ये दोनों मिलके फिर हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करते हैं। तो इसमें आंसर जो होगा, हम लोग का आंसर क्या होगा, डॉक्टर महबूब उल हक, आंसर बी होगा। छठा वाला क्वेश्चन कि रोपण कृषि नहीं है। रोपण कृषि नहीं है, इसको समझने से सबसे पहले रोपण कृषि क्या है इसको समझना ज़रूरी है। रोपण कृषि क्या है कि कोई एक क्षेत्र होगा, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा, उसमें एक ही जैसे पौधों को या एक ही जैसे जो फसल है उसको उगाया जाता है और बहुत मात्रा में, उसमें ज़्यादातर श्रम रहेंगे, तकनीकी रहेगा। तो उस टाइप से जिसमें रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रोपण कृषि। तो रोपण कृषि नहीं है। तो इसमें देखिए गेहूं वाला, देखिए गेहूं हम लोग का रोपण कृषि नहीं है। तो रोपण कृषि कौन कौन सा है, गन्ना है, रबड़ है, कॉफ़ी है, और रोपण कृषि नहीं है गेहूं। तो कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है ना, तो कौन सा नहीं है, सी। तो आंसर क्या होगा, सी होगा इसका, 6 का सी। रोपण कृषि नहीं है, कौन नहीं है, गेहूं नहीं है, क्योंकि हम लोग का खाद्यान्न फसल है और ये ज़्यादातर इसमें रोपण कृषि नहीं की जाती है। ये 3 महीने 6 महीने के लिए ही होता है, जबकि रोपण कृषि में कम से कम मतलब उसमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगता है। तो ये समझ में आ गया, 6 का सी। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्चतम साक्षरता दर कौन से जगह पे, कौन से राज्य में है। ये देखिए चारों जो है, चारों केंद्र शासित प्रदेश है। तो चारों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर की बात किया जाए तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ पे है, ये हम लोग का अरब सागर में है। जैसे कि आप लोग 11 के बुक में पढ़े होंगे, 11 के जियोग्राफी में। तो अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप। चंडीगढ़ हम लोग का हरियाणा पंजाब के आसपास है। अंडमान निकोबार हम लोग का है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी। दमन एंड दीव हम लोग का गुजरात में है। तो इस तरह से जो सातवां का जो आंसर होगा ये हम लोग का ए होगा। समझ में आ गया होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो जो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है। तो 121 करोड़ कौन सा है ये, तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। 121 करोड़ आंसर है, ठीक। 8 का बी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जो स्थापना की जाती है ये हम लोग को 1991 में की जाती है। नई आर्थिक नीति आती है हम लोग को 1990 में। नई
एक मिनट, नई आर्थिक नीति कब आता है हम लोग का? ये 1991 होगा, ठीक। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति आता है 1990 में, ठीक। और उसी के बाद मतलब नई औद्योगिक नीति भी शुरू हो जाता है, और ये कब है? 1991 में। तो 9 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? मतलब कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? कोई एक को मानना है, तो बाकी 3 क्या है? 3 नदी के तट पर अवस्थित होंगे, लेकिन एक अवस्थित नहीं है। तो अगर हम लोग देखें कलकत्ता, कलकत्ता हम लोग का हुगली नदी के किनारे है, पढ़े हैं ना? हुगली नदी किनारे। आगरा कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे हैं, यमुना नदी। पटना क्या है? गंगा नदी के किनारे हैं। ये सब हम लोग पढ़े हैं। भोपाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई नदी इसके सामने नहीं है। तो 10वां का आंसर क्या होगा? सी होगा। 10वां का आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन से नदी के तट पे अवस्थित नहीं है? तो भोपाल होगा, ठीक। भोपाल के सामने कोई नदी उस टाइप से नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती? शुष्क कृषि मतलब जहाँ पे सूखा क्षेत्र होगा, तो जो सूखा क्षेत्र में कौन सा फसल उगाया नहीं जाता? जैसे हम लोग साइड अगर हम लोग देखेंगे, गेहूं को ठंडे के मौसम में उगाया जाता है। जो बारिश के टाइम हम लोग चावल उगाते हैं, चावल मतलब धान रोपते हैं, धान मक्का ये सब करते हैं। तो इनमें से कौन सा बोल रहा है कि शुष्क कृषि में नहीं होंगे? शुष्क कृषि का प्रकार नहीं होगा। तो देखिए रागी होगा, क्योंकि ये ज्वार ये सब के कम पानी की ज़रूरत है, मूंगफली की भी कम पानी की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग को ये जानना है कि या फिर हम लोग पढ़े हैं कि जो गन्ना है इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या यह शुष्क कृषि होगी? नहीं होगी, ये होगी आर्द्र कृषि। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर हम लोग का होगा 11 का डी। 11 का आंसर डी होगा, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में गन्ना को हम लोग नहीं बोया जाता। गन्ने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है। जो बिहार साइड में है या फिर जहाँ पे गन्ना की खेती होती है, वहाँ देखिएगा कि पानी का वहाँ भरपूर रहना ज़रूरी होता है। तो 11वां क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ के पानी का सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाता है? कौन से नदी का? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर देखिए सिंधु भले बड़े नदी है, लेकिन सिंधु का क्षेत्र भारत में उतना नहीं है, तो ये नहीं होगा। कृष्णा और कावेरी, ये गोदावरी नदी से छोटा है, कृष्णा और कावेरी। तो जाहिर सी बात है हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए? बताइए आप लोग मन ही मन। तो जब सिंधु होगा नहीं, कृष्णा और कावेरी गोदावरी से कम है उसका क्षेत्रफल, तो जाहिर सी बात होगा हम लोग का गोदावरी इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं ना बात आप लोग को? तो ये कौन सा है? मतलब 12 का सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड जो एक डैम है ये ओडिशा में है। कहाँ पे है ये? ओडिशा में है। और ये कौन सी नदी पे है? देखिए ओडिशा की बात करेंगे तो गंगा वहाँ है नहीं। दामोदर हम लोग का झारखंड में है। शंख हम लोग का, ये शंख भी हम लोग का झारखंड के ही दक्षिण भाग में है। लेकिन महानदी जो है ये ओडिशा साइड चला जाता है। तो आंसर क्या होगा? हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है? महानदी पर होगा। आंसर बी। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग 13वां क्वेश्चन की ओर, 14वां क्वेश्चन में कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निम्न में से कौन सा है? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा सिटी भी कहा जाता है। मेगा नगर इसको कहा जाता है। तो देखिए रांची में लगभग 11 लाख या 12 लाख के आसपास होगा। पटना में भी 10-12 लाख के बीच ही है। सूरत में भी 10-12 लाख ही होगा। नहीं, सूरत में है 45 लाख के आसपास, ठीक। लेकिन 50 लाख से अधिक बोल रहे, तो 50 लाख से अधिक पुणे में है। कहाँ पे? पुणे में। ये जो एनसीईआरटी का जो ये सारणी है, एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं
वहाँ पे ये मतलब दिया हुआ है। तो 14वां का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर ए होगा, मतलब कहाँ? पुणे में। तो पुणे हम लोग का मेगा सिटी में आता है। अब देखते हैं कि चालवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। कौन सी? चालवासी बोल रहे हैं ना। तो चालवासी पशुचारण का मतलब एक बार समझ लेते तो अच्छा होता है कि सबसे पहले आखिर चालवासी जो जनजाति है उसको बोलते क्या, मतलब कौन से जनजाति को ऐसा कहेंगे? तो मान के चलिए अगर सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में पर्वतों में ज़्यादा ठंड लगेगा, तब जब सर्दी के टाइम में पर्वतों में ज़्यादा ठंड लगेगा तो ये लोग क्या करेंगे? नीचे आएंगे ये जनजाति अपने जानवरों के साथ सर्दी में, ठीक। लेकिन अगर गर्म की बात किया जाए तो गर्म में क्या होगा? लोग कहाँ जाएंगे? गर्म में मैदानी क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है तो गर्म में कहाँ जाएंगे? पहाड़ की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से जो मतलब ऋतु प्रवास होता है उसी को मतलब चालवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कहा जाता है। तो ये हम लोग का जो है ये मसाई है। कौन सा? मसाई। आंसर बी होगा इसका। इस टाइप से जनजाति में है ये। तांजानिया केनिया के आसपास पाई जाती है ये जनजाति मसाई। तो 15 का कौन सा होगा? बी। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अच्छा, कमेंट में ज़रूर बताइए कहीं कुछ डाउट होगा तो। और अगर 12 के सब्जेक्ट या सिलेबस के कोई भी टॉपिक पर अगर आपको आर्ट्स में अगर डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो। परीक्षा अच्छा जाना चाहिए, मेन मोटो हम लोग का वही है। 16वां क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। जाहिर सी बात है जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? देखिए, हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए बुक की नॉलेज नहीं होना चाहिए, कहीं कि हम लोग का अंडरस्टैंडिंग भी इस तरीके से डेवलप करना होगा कि बिना पढ़े भी कुछ क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जैसे कि पर्वत क्षेत्र मान के चले, अगर आप लोग कहीं पर्वत साइड घूमने जाते हैं, कहीं पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, तो आप लोग कितना जनसंख्या देखते होंगे पर्वतों में? बहुत कम। कुछ ही वहाँ पे आदिवासी लोग रहेंगे, मूलवासी लोग रहेंगे जो वहाँ के हैं, बाकी लोग तो वहाँ बहुत कम ही बैठते हैं। तो ये नहीं होगा। पठार क्षेत्र में कितने लोग रहेंगे? पठार में भी उतना नहीं रहते हैं लोग। मरुस्थल में और कहाँ रहेंगे? मरुस्थल में तो पानी की कमी होगा तो वहाँ पे और भी लोग नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होगा विश्व में वो कहाँ पे होगा? मैदानी क्षेत्रों में। तो ये सब के लिए ज़रूरी नहीं है कि बुक ही पढ़ा जाए, कुछ हम लोग का इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो अपना अंडरस्टैंडिंग करना है। तो 16वां का आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आ गया होगा। 17वां क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसको थोड़ा एक बेसिक चीज़ हम लोग को समझेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप लोग प्रवास वाला चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें कुछ अगर पढ़े हैं तो उसमें कुछ हिंट्स मिल जाएगा कि इसमें बोल रहा है कि संयुक्त अरब, एक मिनट, तो इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात की लिंगानुपात को निम्न किया है? तो लिंगानुपात, अच्छा एक मिनट, तो थोड़ा क्वेश्चन हम लोग को एक गलती हुआ है उसके बाद देख लेते हैं। इसके पहले हम लोग कहाँ लातिविया में एक था ना, वहाँ पे ये कम लिंगानुपात वाला जो देश है, ये कम लिंगानुपात वाला देश ये होगा, क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात होगा। सबसे ज़्यादा अगर लिंगानुपात बोलेगा तो कौन सा होगा? लातिविया में होगा, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं। फिर हम लोग कहाँ पे थे? थोड़ा बहुत हो जाता है गलती। तो इसमें देखिए सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में है। तो संयुक्त जैसे लिंगानुपात करने के लिए क्या होता है? किसी क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों की जो संख्या है उससे देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि वो बाहर से आए हैं या मतलब वहीं के हैं। तो मान के चलिए जो संयुक्त अरब अमीरात आप लोग सुने होंगे, ज़्यादातर हम लोग के भारत के लोग या झारखंड के लोग काम करने के लिए जहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग का, मतलब जो अरब देश जाते हैं। अरब देश में संयुक्त अरब अमीरात होता है, सऊदी अरब होता है, तो ये सब लोग जाते हैं। तो जब यहाँ से वहाँ लोग जाएंगे, यहाँ से मान के चलिए यहाँ 100 है, मान के चलते हैं, चलिए दोनों की मेल भी 100 है और फीमेल भी 1000 है, ठीक। अब बाहर से लोग जाएंगे तो यहाँ से ज़्यादातर लोग क्या पुरुष लोग जाते हैं या महिला लोग जाती है वहाँ पे काम करने के लिए? जाहिर सी बात है मेल लोग जाएंगे। जब पुरुष लोग जाएंगे
तो पुरुष लोगों की संख्या क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो महिलाएं कम हो जाएगी उस कंपेयर में। तो इसलिए जो वहाँ पे मेन जो है पुरुष जो कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या जितना भी है मान के चलिए नॉर्मल है, लेकिन बाहर के लोग जाकर, बाहर के पुरुष लोग ज़्यादा जो लोग जाते हैं काम करने, और वहाँ पे फिर जनसंख्या बढ़ा देते हैं पुरुषों की, तो इसलिए वहाँ का जो लिंगानुपात वो निम्न हो जा रहा है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे नॉर्वे होगा, लेकिन अगर रिसेंट डेटा में देखा जाए और यहाँ पे अगर स्विट्ज़रलैंड भी रहेगा, स्विट्ज़रलैंड, तो अभी वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा मतलब उच्च मानव विकास है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो स्विट्ज़रलैंड है नहीं, तो हम लोग को क्या मानना है यहाँ नॉर्वे कि, और बुक में भी नॉर्वे में ही लिखा हुआ है, और बुक चूँकि 2016-17 के टाइम का बुक है, तो अभी ये नॉर्वे ही है, ये अपडेट तो नहीं हुआ एक बार पब्लिश कर देने के बाद। तो ये इसके अनुसार 8वां क्वेश्चन आपके ऑप्शन के अनुसार ये होगा डी, नॉर्वे होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। मतलब कहाँ पे मतलब जो विस्तृत रूप से कृषि अनाज नहीं की जाती है। अगर मान के चलिए आप लोग को एक बात, ये तो हम लोग पढ़े ही होंगे, डिस्कवरी चैनल में भी हम लोग देखे हैं कि अगर विश्व में सबसे ज़्यादा अगर घना वन जंगल है, तो घना वन जंगल कहाँ पे है, अमेजन में है, अमेजन बेसिन में हम लोग सुने हैं ना। तो अगर वहाँ पे घना वन जंगल होगा तो क्या आप लोग को लगता है कि वहाँ पे खेती की जाएगी। अगर खेती करने होगा तो फिर पेड़ पौधों को काटना होगा, और यहाँ तो पेड़ पौधा उतना घना है कि वहाँ काट नहीं सकते, थोड़ा बहुत हालांकि काट रहे हैं, लेकिन विस्तृत कृषि करने के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा मतलब विस्तृत वाणिज्यिक कृषि के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होना ज़रूरी है, जो अमेजन क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वहाँ वन जंगल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, 19 का डी होगा। समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं फिर। प्रेयरी, पंपस और एस्टेपीज, ये सब क्षेत्र में मतलब वाणिज्यिक कृषि की जाती है, लेकिन अमेजन क्षेत्र में वाणिज्यिक कृषि नहीं की जाती, क्योंकि वो जंगल है, वो वन है, वो विश्व का सबसे बड़ा जंगल है, दुनिया का हार्ट कहा जाता है, दुनिया का दिल, दुनिया का हृदय कहा जाता है उसको। किसको, अमेजन क्षेत्र को। 20वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है। तो 2011 के अनुसार अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए भारत में तो 382 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है, अगर मान के चलिए ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है ये। ठीक, 1 किलोमीटर में कितने आदमी रहेंगे, तो ये 1 किलोमीटर में जितने आदमी रहेंगे उस आदमी के और उस क्षेत्र में आदमी रहना, और वो टोटल क्षेत्रों को ये करके जो निकाला जाता है उसको जनसंख्या डेंसिटी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। तो भारत का मतलब पूरे भारत का कितना है, 382, मतलब औसत संख्याओं को मतलब औसत करके निकाला जाता है, 382 हो जाएगा। ठीक, 20वां का। 21वां क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्या है इसको अच्छा से एक बार। ऑप्शन तो ऊपर में कुछ है, नीचे कुछ है, कोई नहीं है। माइग्रेशन का है। तो जो प्रवास होता है, जो माइग्रेशन है, जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जाएंगे, इस जगह से लोग यहाँ बी जाएंगे, तो क्यों यहाँ पे लोग जाएंगे, आखिर बी पर कोई आदमी जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका मकसद होगा। अगर कोई क्षेत्र से, अगर मान के चले गांव घर से कोई लोग गांव से अगर कोई शहर की ओर जा रहा है तो आखिर शहर क्यों जाएगा, कुछ तो कुछ उनका रीज़न है, कुछ तो कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा तभी तो वहाँ जाएगा, नहीं तो शहर क्यों जाएगा लोग। प्रवास तो उसी को बोलते हैं। क्या लोग महामारी के लिए जाएगा गांव से शहर, क्या कोई बीमार लेने के लिए जाएगा, जाहिर सी बात है नहीं जाएगा। आकर्षक केंद्र बोला है ना, मतलब पुल फैक्टर जहाँ पे होगा। राजनीतिक अस्थिरता, मान के चलिए कोई क्षेत्र है जहाँ की जैसे तालिबान वाला क्षेत्र है, कि वहाँ पर कोई लोग क्यों जाएगा, नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ की सरकार अस्थायी नहीं है। तालिबान में कोई थोड़ी जाना चाहेगा। रोजगार के अवसर देखिए, सी नंबर वाला ऑप्शन देखिए, रोजगार के अवसर। तो कोई आदमी शहर से जाते हैं
तो कोई लोग गांव से शहर क्यों जाएंगे? कुछ ना कुछ तो काम होगा वहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे कुछ मतलब बीमार लेने के लिए जाएंगे या फिर राजनीतिक अस्थिरता होगी तब जाएगी। तो लोग गांव से शहर जाते हैं रोजगार के लिए। तो आंसर हम लोग 21 का क्या होगा? सी होगा। आप लोग भी देखे होंगे गांव से मतलब गांव से या शहर के आसपास के क्षेत्रों से लोग शहर की ओर जाते हैं क्योंकि उन लोग को रोज़गार चाहिए, पैसा कड़ी कमाना है, तो इसलिए जाएंगे। तो इतना समझ में आ गया। 22वां क्वेश्चन, जल की अनुपलब्धता, जो कि 21 का ही जो डी है उसमें जल की अनुपलब्धता है। तो गांव से कोई लोग क्यों जाएंगे ये शहर में कि जल की अनुपलब्धता है, मतलब जल वहाँ शहरों में कम है इसलिए जाएंगे? जाहिर सी बात नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 21 का सी, 21 का सी। 22वां क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 के अनुसार भारत की कौन सा स्थान है पूरा विश्व में? अगर भारत की पूरा विश्व में इसके स्थान की बात किया जाए तो भारत में उस टाइम 131 था। कब था उस टाइम? 131 था। कब? 2016 की बात। लेकिन एनसीईआरटी में 2016 का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसी टाइम अपडेट हुआ है, जबकि अभी चल रहा है 23। तो 2023 का अभी अगर अपडेट देखा जाए तो अभी लगभग 2022 में 132 है। लेकिन हम लोग को क्या देखना है? 2016 का सूचकांक। तो 2016 के सूचकांक में कितना है? 131 है। तो 22 का आंसर कौन सा होगा? सी। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं फिर। 23वां क्वेश्चन है कि नदियों में डेल्टा के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होते हैं? तो इसमें अगर देखा जाए कि नदियों में जो डेल्टा के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप में होता है, तो देखिए तारा इस टाइप से होगा। तो तारा इससे तो नहीं होगा, ऐसा तो वहाँ पे बसाव नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। पंखा वाला बोल रहे तो पंखा इस टाइप से रहता है ना, तो ये वाई आकृति या पंखा, तो ये ऐसा भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं रेडिकल पैटर्न या अनियमित प्रतिरूप, ये दो में से कोई एक होगा, उसको देखना है। तो अगर हम लोग देखते हैं डेल्टा के सहारे जो सेटलमेंट वहाँ पे होगा, तो डेल्टा मान के चलिए, डेल्टा क्या होता है? कोई भी नदी का, ये मान के चलिए नदी है, ठीक। नदी के जब वहाँ समुद्र के किनारे जाएगा तो इस टाइप से मतलब फैल जाते हैं, इस टाइप से। तो इस टाइप से जब फैलेंगे तो या तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि फैन टाइप का भी हो सकता है कि अगर चलो इस टाइप से होगा और इधर गए इस टाइप से, तो एक हम लोग बोल सकते हैं फैन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये इरेगुलर भी, तो इसका आंसर मेरे को जहाँ तक लग रहा है पंख वाला ही होगा। इसको एक बार देख लेना है, ठीक ना, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसको एक बार अंडरलाइन कर लेना, एक बार बुक में आप लोग भी देख लीजिएगा। मैं बाद में इसके डाउट क्लियर कर देंगे कमेंट में जैसे ही होगा, ठीक। बाकी 24वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो आर्द्र कृषि के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है? आर्द्र कृषि और एक होता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि में 75 से नीचे अगर जाएगा तो उसको हम लोग शुष्क कृषि के रूप में जानते हैं, जबकि आर्द्र कृषि का मतलब होता है 75 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं आर्द्र कृषि क्षेत्र। तो 24 का क्या होगा? सी। आंसर 24 का क्या होगा? सी। 25वां क्वेश्चन की अगर चलते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनःपूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? तो मतलब कोई एक नदी है, उस नदी में भौमजल पूर्ति का मतलब है कि जो नदी के ऊपर में जो धरातल में पानी बह रहा है वो नीचे कितने जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब नीचे के क्षेत्र में। तो इसका मतलब है अगर ऊपर में नदी है और अगर उसके नीचे अगर चट्टानी संरचना होगा तो चट्टानी संरचना होगा तो पानी नीचे उतना नहीं जाएगा। जैसे कि गोदावरी क्षेत्र, कावेरी क्षेत्र, ये सब में क्या है, ये सब में पानी ज़्यादा नीचे रिचार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चट्टानी क्षेत्र में है। जबकि गंगा नदी की बात करते हैं, गंगा या ब्रह्मपुत्र, इसके नीचे क्या, ये सब इसके नीचे पत्थर नहीं है बल्कि सब जो मिट्टी है तो उसी में है, तो यहाँ से जल्दी आ जाएगा ना, पानी रिसाव होकर जल्दी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए आंसर तो बी और डी नहीं होगा। अब आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और गंगा में से एक। तो सबसे ज़्यादा बोल रहे तो ये हम लोग के गंगा क्षेत्र में हो जाएगा। कौन होगा? ए। 25 का आंसर ए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को। 26वां क्वेश्चन है कि क्या है 26वां क्वेश्चन कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो जैसे कि हरित क्रांति
गेहूं के लिए जाना जाता है कि सर्वाधिक जो हरित क्रांति में जो पैदावार बढ़ा है वो गेहूं में बढ़ा है। तो ये सबसे पहले जो हरित क्रांति शब्द है ये किसने दिया है उसकी बात करते हैं। तो जो महबूब उल्लाह का ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बात करता है। डार्विन हम लोग का बायोलॉजी वाले हैं। प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो डॉक्टर विलियम गॉड जो है ये हम लोग सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्हीं ने किया था। कौन? डॉक्टर विलियम गॉड। तो 26 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 27वां क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं 27वां क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा किसे दी जाती है। तो ग्रेट डिवाइड मतलब ये कोई ग्रेट डिवाइड मतलब जनगणना के इतिहास में मतलब उस वर्ष को माना जाता है जहाँ पे जन्म दर बहुत कम मतलब पॉपुलेशन बहुत कम था और वो अचानक से पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। अभी जो इस टाइप से कुछ था तो ये वाला जो कम है इसी को डिवाइड ये कहा जाता है। और ये हम लोग का 1921 में होता है। कब? 1921 में। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ये समझ में आ गया होगा। मतलब इस क्षेत्र से 1921 के बाद से जो जनसंख्या बढ़ा है वो एकदम विस्फोट के रूप में ले लिया है। तो ये 1921 आंसर होगा डी। 28वां क्वेश्चन है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत का जो हम लोग का उत्तर पूर्व क्षेत्र में है वहाँ पे इसको झूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम। उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये हम लोग का जो बुक में है तो हम लोग को यही झूम मानना है। कौन सा? बी 28 का। 29 क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार, मान के चलिए कोई एक ये इंडिया है और ये कोई है यूएसए। तो ये दो देशों के बीच जो व्यापार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दो देशों बीच से, तो इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार सिर्फ अपने क्षेत्र के आसपास होगा। अंतर्देशीय जो होगा ये देश के अंदर होगा और वाणिज्य एक्सटर्नल ट्रेड दूसरा हो जाता है। तो हम लोग का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा ये बी होगा, सॉरी डी होगा 29 का। आगे चलते हैं हम लोग। 30वां क्वेश्चन है कि कोच्चि पत्तन अवस्थित है। तो ये सब समझाने वाला कुछ बात है नहीं, डायरेक्ट इसको याद रखना है कि कोच्चि कहाँ पे? कोच्चि हम लोग का केरल में है। तो आंसर क्या होगा? 30 का सी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन 31वां नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें है कि विश्व का सबसे बिजी रूट कौन सा है। तो सबसे बिजी रूट अगर देखा जाए विश्व में तो हम लोग का जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट, ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा मतलब बिजी है। सबसे ज़्यादा बिजी होने के कारण ये भी है कि ये दो देश है, एक मिनट सॉरी, अगर ये मान के चलिए ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, और ये है पश्चिमी यूरोप। ठीक, तो ये दोनों के बीच जो समुंदर है ये अटलांटिक क्षेत्र, अटलांटिक समुंदर है, ATLAN अटलांटिक समुंदर। तो अटलांटिक समुंदर में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब बिजी रूट माना जाता है इसको। 31 का आंसर होगा सी, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। आगे चलते पनामा नहर की बात करते हैं। तो पनामा नहर की जब भी बात होता है तो हम लोग अगर मैप याद कर पाएंगे तो इस टाइप से अगर मान के चलिए, अगर ये मान के चलिए हम लोग का कौन सा, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका, ये दोनों के बीच जो चैनल है, दोनों के बीच को जो अलग करता है वो है पनामा। और दोनों इधर अटलांटिक ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन। तो दोनों के बीच कौन कौन सा है? अटलांटिक और पैसिफिक। तो अटलांटिक और पैसिफिक किस में है हम लोग का? ये आंसर नंबर बी। तो 32 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। दो महाद्वीप है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। दोनों के बीच कौन सा है? ये पनामा नहर, ये दोनों के बीच है। और इधर नदी, इधर जो समुंदर है, महासागर है, अटलांटिक महासागर, और इधर पैसिफिक। तो ये आंसर ये होगा बी।
33वां क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग किस देश में है। तो ये मतलब ये याद रखने वाली बात है कि जो ट्रांस साइबेरियन है, साइबेरियन है मतलब चीन में साइबेरियन नहीं है, भारत में भी नहीं है, कनाडा में भी नहीं है, तो साइबेरियन कहाँ पे है, रूस में है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है, रूस में है। ऐसा माना जाता है, ऐसा नहीं, मतलब ये है कि विश्व का सबसे लंबा अगर ट्रेन रूट है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ही है जो रूस में है। 34वां क्वेश्चन हम लोग का है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जोड़ता है। जो भारत का अगर जो 4 गलियारे अगर देखते हैं हम लोग इस टाइप से, अगर भारत का मैप अगर हम लोग देखते हैं इस टाइप से, अगर भारत का मैप देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम के बीच में जो गलियारा बनाया गया है वो हम लोग का सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, बी होगा, 34 का बी। 35वां क्वेश्चन हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित की गई है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो मुंबई में सबसे पहले जो वहाँ किया गया था उसके पीछे जो कारण है उसमें देखिए मुंबई एक पोर्ट भी है, तो पोर्ट होगा तो क्या होगा, लोग वहाँ से मतलब व्यवसाय ज़्यादा अच्छा से होगा। दूसरा है कि एक वित्तीय केंद्र भी था, ये भी होगा। कपास उत्पादक क्षेत्र भी है क्योंकि उस आसपास कपास की खेती की जाती है। तो आंसर डी होगा क्योंकि इसमें सभी चीज़ वहाँ पे हम लोग अवेलेबल, सभी जो फैसिलिटी है एक सूती वस्त्र उद्योग के लिए वो देखने को मिलता है, तो इसलिए आंसर डी होगा। तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा किए हैं कि कैसे मतलब MCQ आएगा, उसको कैसे डिस्कशन करना है और कैसे उसका सही आंसर निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के तैयारी में कुछ हेल्प करेगा, और अगर कहीं कुछ दूसरे टॉपिक में डाउट होगा तो उसको भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, तो उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।